हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर अबेरे और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का भूगोल। भूगोल के अंतर्गत आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये कक्षा 9वीं के भूगोल के अध्याय 2 यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप का एक टॉपिक है, जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है? तो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया है कि उत्तर का मैदान क्या है, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया है? तो हिमालय के बारे में और भारत के भौतिक स्वरूप के वर्गीकरण के बारे में हम जान चुके हैं। और उससे पहले इस चैप्टर का जो वीडियो आया था उसमें क्या पढ़ा था? तो हमने परिचय देखा था। तो इसके हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? तो हिमालय देख लिया, उत्तर भारत देख लिया, और आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की कि प्रायद्वीपीय भारत कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो आप ये नक्शा अगर आप देखें भारत का, तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। अगर ये नक्शा आप भारत का देखते हैं और देखकर आप देखेंगे, ये राजस्थान से बना हुआ है। मैं यहां पर आपको बनाता हूं, ये राजस्थान से नक्शा बना हुआ है। ये राजस्थान, ये गुजरात, यहां से मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा, साथ में तटीय मैदान के बारे में भी बता दूंगा। तो आप ये देखें, ये भारत का नक्शा है। तो इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था? तो इसके ऊपर आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले हिमालय मिला हुआ था। क्या था? इसके ऊपर हमने हिमालय देखा था। फिर हमने क्या देखा था? प्लेन के बारे में बात करी थी कि उत्तर का प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन पर हमने बात करी थी। और अब हमें किस पर बात करनी है? नॉर्दर्न प्लेन आप ये देख पा रहे हैं, गंगा यमुना वाला, ये पूरा प्लेन पर हमने बात करी थी। अब क्या बात करनी है? तो हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करनी है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार आप जो देख पा रहे हैं कि किसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाएगा? तो ये जो आप शेप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ये सब क्या है? आपके प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। ये सब कुछ आपका, और ये सफेद सफेद पार्ट जो छूट गया है, ये नदी घाटी वाले पार्टों में से आता है। ये प्रायद्वीपीय भारत है। ये वाला, ये बीच का पार्ट जो देख पा रहे हैं, ये यहां पर जो सक्रिय जगह देख पा रहे हैं, ये तटीय मैदान है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसका अगला वीडियो हम देखेंगे तो उसमें जानेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत पर हम बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आपको कैसे मिलेगा? एक मेज की आकृति जैसा होगा। कैसा होगा? एक मेज की आकृति वाला एक स्थल भाग है जो पुराना है। मतलब भारत की पूरी भूमि को अगर आप देखेंगे तो सबसे पुरानी भूमि आपको कहां की मिलेगी? प्रायद्वीपीय भारत के पठार की मिलेगी। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित शैलों से ये बनी हुई है। इस प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना भूमि के टूटने से एवं अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यहां पर प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा भी देखा जाता है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां तथा गोलाकार पहाड़ियां मिलेंगी। ये चौड़ी, ये घाटियां देख रहे हैं ना, ये घाटियां, ये घाटियां, ये घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां, गोल गोल पहाड़ियां, इस तरीके की गोल गोल पहाड़ियां आप देख पाएंगे। इस पठार के दो प्रमुख हिस्से हैं। एक को आप कहेंगे उच्च मध्य भूमि और दूसरी को कहेंगे दक्कन का पठार। अब उच्च मध्य भूमि को अगर आप कहां देखें, तो ये उच्च मध्य भूमि जो है वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये है उच्च मध्य भूमि, जिसमें सतपुड़ा के ऊपर विंध्याचल पर्वत है ना, अरावली हिल्स, इन सब का बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार, ये सब जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? उच्च मध्य या उच्च मध्य भूमि हो जाएगी। बाकी का बचा जिसको आप दक्कन का पठार कहेंगे, ये दक्कन का पठार आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। उच्च मध्य भूमि क्या है? तो नर्मदा के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे उच्च भूमि कहते हैं। किसके उत्तर में? नर्मदा के उत्तर में। ये नर्मदा जा रही है तो इसके उत्तर में जो पठार है वो क्या कहलाएगा? उसको आप उच्च मध्य पठार के नाम से जानेंगे। चाहे तो आप मैप में देख लें, ये वाला जो है ये नर्मदा जी जा रही है, ये नर्मदा जी बह रही है यहां पर, ये है। और इसके उत्तर में ये वाला जो भाग है इसको उच्च मध्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उच्च मध्य भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। बिंद श्रृंखला दक्षिण में, बिंद क्षेत्र जो है वो दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में, दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर बिंद श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये बिंद श्रृंखला की बात हो रही है। तो बिंद श्रृंखला ये है, तो इसके दक्षिण में क्या देखने को मिल रहा है? तो इसके दक्षिण में आप देख रहे हैं ये सतपुड़ा, और इसके उत्तर में क्या देख रहे हैं? अरावली। इनसे ये बिंद श्रृंखला आपकी घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है, जो यहां पर बात की गई है। ठीक, तो ये चारों तरफ से वहां से घिरी हुई है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल से मिल गई है। तो अगर आप देखें पश्चिम में, तो ये धीरे धीरे किससे? राजस्थान के बलुई, जो मतलब बालुई क्षेत्र है, उनसे धीरे धीरे जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है।
इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां खासतौर से कौन सा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। मतलब कैसी बहती हैं ये नदियां, अगर आप देख पा रहे हैं दक्षिण पश्चिम, मतलब अगर हम ऐसे निकालें तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। मतलब नदी कहीं यहां से निकल रही है और ऐसे बह रही है, जैसे आप ये देखें ऐसे बह रही हैं नदियां। मतलब कि अगर आप इस वाले इलाके के ढाल की बात करेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि उच्च मध्य भूमि का ढाल कैसा होगा, तो आप बोलेंगे उत्तर पूर्व की तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ आपको ढाल देखने को मिलेगा। आप बताएंगे कि उत्तर पूर्व की तरफ आप ढाल देख पा रहे हैं। क्लियर है बात ये? चलिए, तो ये हमने क्या कह दिया, इस कारण से हम क्या कह पा रहे हैं, इस कारण से हम कह पा रहे हैं कि इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व की तरफ है। उच्च मध्य भूमि पश्चिम में चौड़ी है। अगर उच्च मध्य भूमि को देखें तो अगर उच्च मध्य भूमि का पश्चिम वाला पार्ट देखेंगे तो चौड़ी है और पूर्व में सकरी आपको देखने को मिलेगी। मैप पर एक बार आप गौर फरमा ले। ये यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर पश्चिम में, यहां पर आप चौड़ी देख पा रहे हैं, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सकरी हो गई है पूर्व की तरफ। तो पश्चिम में चौड़ाई है और पूर्व में क्या है, सकरी है। इस कारण से वहां पर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है कि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में सकरी। आप देख भी पा रहे हैं कि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में सकरी है, ये हमने वहां पर देखा भी हुआ है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से भी जाना जाता है। चाहे तो आप देखें कि अगर आप देखें ये बुंदेलखंड का पठार है, यहां पर बघेलखंड का पठार आ जाएगा, तो स्थानीय रूप से इसे इन नामों से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड के पठार भी ये कहलाते हैं। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। अगर इसके पूर्व के विस्तार की बात करें हम, तो यहां पर क्या है, अगर इसका पूर्व बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, उसके पूर्व में देखेंगे तो दामोदर नदी के द्वारा जिस क्षेत्र में दामोदर नदी बह रही है और जिस क्षेत्र के द्वारा दामोदर नदी के द्वारा जिस क्षेत्र को हरा भरा किया जा रहा है वो क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। वो बिल्कुल पूर्व में आपको इनके देखने को मिलेगा, बिल्कुल पूर्व में आप उसको देख पाएंगे। दक्कन का पठार, मतलब एक पार्ट हो गया मध्य उच्च भूमि जिसको हमने देख लिया। अब बात करेंगे दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार जो आप देखेंगे खास तौर से यहां पर आप जो देख पाएंगे वो दक्कन का पठार होगा। यहां पर जो आप देख पाएंगे उसको आप दक्कन का पठार कहेंगे। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति में आप देख पाएंगे, ट्रायंगल शेप में होगा। आप चाहें तो देख भी रहे होंगे कि कैसा बन रहा है, एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं कि एक त्रिभुजाकार भूभाग है, जो क्या है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी की क्या है, दक्षिण में स्थित है। नीचे की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। उत्तर में चौड़े आधार पर अगर नर्मदा नदी के उत्तर में देखें तो हमने देखा हुआ था कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और महादेव कैमूर की पहाड़ी और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। किसके, सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार के रूप में इनको आप यहां पर देख पाएंगे। देखो, तो क्या बात करी थी हमने कि ये त्रिभुजाकार टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि ये त्रिभुजाकार टाइप का आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और ये त्रिभुजाकार जो प्रायद्वीपीय जिसे हम दक्कन भारत का पठार कह रहे हैं, ये किसके दक्षिण में है, तो हमने देखा ये दक्षिण में है। एक नदी जाती है, इसको आप कहते हैं नर्मदा। क्या कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण में आपको देखने को मिलता है। नर्मदा के उत्तर में क्या देख रहे थे, तो आपने देखा था कि इसके उत्तर में एक सतपुड़ा पर्वत आप देख पा रहे थे। क्या देख पा रहे थे, इसके उत्तर में एक सतपुड़ा पर्वत देख पा रहे थे जिसमें कई सारी ब्रांचें थी। सतपुड़ा पर्वत देख पा रहे थे जिसमें उसके कुछ छोटे महाकाल और मैकाल पर्वत के बारे में जिसमें बात की गई थी कि मैकाल और मतलब अगर आप देखें महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल जो है वो इसका पूर्वी पार्ट हो जाता है। तो अगर आप यहां पर देख रहे हैं, अगर आप यहां की बात करें तो ये ट्रायंगल शेप में हो गया। साथ ही साथ अगर हम देखें यहां पर तो नर्मदा नदी ये आ गई, ये नर्मदा नदी आ गई और इसके ऊपर ये आप सतपुड़ा देख पा रहे हैं और ये सतपुड़ा का विस्तार आप देख पा रहे हैं, पूर्वी विस्तार जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा ये दक्कन भारत का पठार हो जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। दक्षिण भारत का पठार पश्चिम में ऊंचा है। अगर दक्षिण भारत के पठार की आप बात करते हैं, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल शेप में हमने दक्षिण भारत का पठार बना लिया, तो इसका पश्चिम कैसे निकालेंगे, इसका पश्चिम निकालने के लिए पश्चिम वाला पार्ट ये हो जाएगा, पूर्व वाला पार्ट ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा। मतलब कि अगर इसकी बात करें, ये पश्चिम वाला भाग इसकी हाइट ज्यादा है, यही तो कहा जा रहा है। यहां पर पश्चिम में क्या है, पश्चिम में ये ऊंचा है। पश्चिम में कैसा है, पश्चिम में इसको ऊंचा बताया गया है और पूर्व में इसका ढाल कम ढाल वाला बताया गया है। मतलब यहां से नदियां निकलेंगी और ऐसी बहेंगी, ऐसा कुछ आपको समझ लेना चाहिए। यहां पर इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी आप देख पाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी देखते हैं, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय का पठार भी कहते हैं, कार्बी एंगलोंग का पठार भी कहा जाता है या उत्तर कचार पहाड़ी भी कहा जाता है। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है।
ये एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और उस भ्रंश को क्या कहते हैं, गारो मालदा गैफ कहते हैं। उस भ्रंश को क्या कहते हैं, गारो मालदा गैफ कहते हैं। क्या कहलाता है, गारो मालदा गैफ कहलाता है। ये इसके माध्यम से क्या हो गया है, अलग हो गया है, उसको उस पर गैफ आ गया है, भ्रंश आ गया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर आप बात करें तो यहां की 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जिनको आप गारो के नाम से जानते हैं, फिर उसके बाद खासी आती है और उसके बाद फिर जयंतिया आती है। तीनों की तीनों आपको मेघालय में देखने को मिलेंगी और तीनों की तीनों जनजातियों के नाम पर भी हैं, वहां पर इस प्रकार की जनजाति भी आप देख पाएंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस पठार पर अगर मैं बात करूं, अगर मैंने देखा यहां पर कि ये कुछ इस प्रकार का नक्शा है भारत का, है ना, ये अपन ने देखा हुआ था। और ये दक्षिण वाला भाग जो है जिसको आप दक्कन का पठार कह रहे हैं, तो यहां पर इसको कह रहे हैं कि ये बहुत ऊंचा है और यहां पर ये कम ऊंचा है ना। तो मतलब क्या होगा कि इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पश्चिमी घाट, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पश्चिमी घाट जो निरंतर है और लंबा है, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पूर्वी घाट, है ना, जो बीच बीच में कटा हुआ है। अब जो ऊंचा है वहां से नदियां निकलेंगी और जो नीचा है उस तरफ जाएंगी, यहां से नदियां निकलेंगी और धीरे धीरे जाएंगी। इनके द्वारा इसको काट दिया है, यहां पर ये नदियां निकलेंगी और जाएंगी। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये लगातार है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्वी घाट चूंकि पश्चिमी घाट से बड़ी नदियां आ रही हैं उनके द्वारा काट दिया गया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेंगे। वो सतत हैं, लगातार हैं, और इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। मतलब इन पहाड़ों को पार करने के लिए आपको पहाड़ों के बीच में कुछ गैप आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। उन दर्रों के माध्यम से ही आप इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो अगर मैं यहां के मैप की बात करता हूं, अगर मैं यहां के मैप की बात करता हूं तो यहां पर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको कहेंगे आप पश्चिमी घाट। तो यहां पर एक दर्रा आ जाएगा, यहां पर एक दर्रा आ जाएगा, इस दर्रे को कहेंगे आप फाल घाट। यहां पर एक दर्रा आ जाएगा, इसको कहेंगे भोर घाट, पाल घाट, और इसको कहेंगे पाल घाट। मतलब ये क्या हो गया, इसको कह दिया थाल घाट, इसको कह दिया भोर घाट, और इसको कह दिया पाल घाट। अब ये तीनों कहां है, थाल और भोर ये दोनों आ गए महाराष्ट्र के अंदर, ये दोनों आ गए महाराष्ट्र के अंदर, और ये आ गया केरल के अंदर। आपसे पूछा भी गया है बुक में कि इन तीनों की स्थिति का आपको बताना है कि तीनों की स्थिति आप बताएं, तो आप कहां बताएंगे, थाल घाट यहां पर बना देंगे, उसके नीचे भोर घाट बना देंगे, केरल में आप पाल घाट बना देंगे। 3 घाट का जिक्र वहां पर किया गया है जिनको आपको वहां पर बताना है। पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट जो है हमने पहले ही देखा था कि ये ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में। तो इसकी औसत ऊंचाई जो आप देख पा रहे हैं, वो औसत ऊंचाई कितनी देख पा रहे हैं, 900 से 1600 मीटर के आसपास, 900 से 1600 मीटर, और पूर्वी घाट की सिर्फ 600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार अगर आप देखते पूर्वी घाट, इसकी बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार आपको मिलता है। पूर्वी घाट कहां वाला हिस्सा हो गया, तो ये पूर्वी घाट हिस्सा हो गया यहां इस तरफ का। तो कहां, महानदी डेल्टा से आप कहां देख सकते हैं, दक्षिण में नीलगिरी तक इसको देख पाते हैं। ये इसका विस्तार सतत नहीं है, मतलब कि लगातार नहीं है, बीच में काटा फिटा है, अनियमित है। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है, जगह जगह पर घाटियां बना दी हैं, काट दिया गया है, घाटियां बना दी गई हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी आपको मिलेगा। ये पूर्वी घाट है तो इसका सबसे ऊंचा शिखर जिसको आप महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, ये महेंद्रगिरी आपको यहां पर मिलेगा, है ना, महेंद्रगिरी आपको इसका सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगा। और दक्षिण पश्चिम में जैसे आप आएंगे नीचे तो कुछ पहाड़ियां मिलेंगी जिनको सेवाराय जावेदी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, इन पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को देखते हैं तो यहां पर पर्वतीय वर्षा होती है क्योंकि एक तो ऊंचा भी है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। आर्द्र हवा टकराती है, ऊपर उठती है, इस कारण से यहां पर वर्षा होती है। इसी कारण से ये पश्चिमी घाट जो है वो साल भर क्या रहता है, हरा भरा रहता है, ग्रीनरी यहां आपको देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट को विभिन्न अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसको कोई सह्याद्री के नाम से जानता है, कहीं पर इसको कुछ और नाम कहा गया है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, और इसकी जो ऊंची चोटियां हैं वो भी आपको दक्षिण में मिलेंगी। इसकी ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये आपको ऊंची चोटियां मिलेंगी अनाईमुदी और दूधा बेट्टा। दूधा बेट्टा ऊपर आएगी और अनाईमुदी नीचे आएगी, आप ऊंचाई देख सकते हैं। यही और नीचे आपको 2 टूरिस्ट प्लेस मिलेंगे, हिल स्टेशन मिलेंगे, कोडाईकनाल और ऊंटक मंडल जिसको आप ऊंटी कहते हैं, ये भी पश्चिम घाट पर ही आपको देखने को मिलेंगे, वहीं पर आप इनको देख पाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहां पाई जाने वाली काली मृदा है, यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, यह प्रायद्वीपीय भारत की एक विशेषता है और जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है।
इस मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी से हुई है। ज्वालामुखी का जो लावा निकला है, मान लीजिए कि ज्वालामुखी है इस प्रकार से, और इसमें कुछ ब्लास्ट हो गया है तो इसका लावा निकला है, और ये लावा निकल कर जब बड़े भूभाग पर फैल गया और ठंडा हो जाता है तो इसमें खनिजों की उपलब्धता के कारण ये काला हो जाता है। इस कारण से इसको काली मृदा कहते हैं। अब ये लावा से बना है, इस कारण से इसका सेल कैसा है? तो इसका सेल आग्नेय होगा, प्राइमरी रॉक उसमें ज्यादा होगा। इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे इनका क्या हो गई है? काली मृदा का निर्माण हो गया है, काली मृदा बन जाती है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में, मतलब अगर प्रायद्वीपीय पठार हमने ये देखा है तो यहां पर आपको अरावली की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? यहां पर अरावली की पहाड़ियां जो राजस्थान गुजरात की बाउंड्री से स्टार्ट होकर दिल्ली की बाउंड्री तक जाती हैं, उत्तर पश्चिम किनारे पर आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत अधिक अपरजित और खंडित हो गई है, पुराना पहाड़ है, घिस गया है, कई जगह तो राजस्थान में गायब भी हो गया, लोगों ने खोद खाया है वहां पर इसको, है ना। गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ये आपको ऐसे यहां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैला है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक आप इसका विस्तार देख सकते हैं, जिसे आप अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ बातें हमने करी, उनके बारे में हमने कुछ उनकी जो स्थलाकृतियां हैं, जैसे सतपुड़ा के बारे में बात करी, पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में बात करी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है, मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना है। क्वालिटी कंटेंट के लिए खर्चा नहीं करना मतलब, तो ये सारे वीडियो जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं, ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। धन्यवाद।